नमस्कार गर्ल्स, DL सेकेंड ईयर। आज आसनों की श्रृंखला में हम नेक्स्ट जो आसन देख रहे हैं वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये योगी मत्स्येंद्र नाथ ने सर्वप्रथम हठ योग साधकों को सिखाया था, इसलिए उनके नाम पर इस आसन का नाम अर्ध मत्स्येंद्र आसन पड़ा। नाम से स्पष्ट अर्ध यानी कि आधा, इसके अंदर आधा आसन किया जाता है, इसलिए इसे आधा कहा गया है। इसकी जो विधि होती है वो क्या है, सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे और बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को नितंब के पास लेकर के आएंगे। दाएं पैर को बाएं के घुटने के पास बाहर भूमि की ओर रखेंगे। बाएं हाथ को दाएं घुटने के समीप बाहर की ओर सीधा रखते हुए दाएं पैर के पंजे को पकड़ने का हम प्रयास करेंगे। दाएं हाथ को पीठ के पीछे घुमाकर पीछे की ओर देखेंगे। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी हम आसन करेंगे। यह आसन हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। मधुमेह व कमर दर्द के रोगियों के लिए ये लाभकारी है। मेरुदंड व इसके इर्द गिर्द जितनी भी नस व नाड़ियाँ होती है उनके रक्त संचार को ये सुचारू करता है। साथ ही साथ जिनके पेट में कीड़े होते हैं उन कीड़ों को दूर करने या कीड़ों को मारने के लिए भी आसन अत्यंत लाभकारी है। यह आसन हमारे उदर के विकारों को दूर करता है। इस आसन को करने से हमारे कमर की मांसपेशियों की भी क्या होती है, मालिश हो जाती है और हमारी मांसपेशियां लचीली बन जाती है। ये आसन यदि हम नियमित करें तो हमारा शरीर सुंदर व सुडौल बनता है। अब जिस नेक्स्ट आसन की हम चर्चा कर रहे हैं वो है पद्मासन। पद्मासन में पद्म का अर्थ होता है कमल। जब ये आसन किया करता है तब साधक की स्थिति कमल के समान हो जाती है, इसीलिए इसे पद्मासन या कमलासन भी कहा जाता है। पद्मासन में बैठे हुए साधक को किसी भी भौतिक क्लेश या चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है। योग साधना व ध्यान करने वालों के लिए ये एक उत्तम साधन होता है। ये आसन स्त्री व पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, दोनों के लिए ही उत्तम है। पद्मासन के कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे कि अर्ध पद्मासन जिसको भी हम कर सकते हैं, या बद्ध पद्मासन, लेकिन ये बहुत ही कठिन रूप होता है, इन्हें भी हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पद्मासन कैसे करते हैं। तो पद्मासन करने के लिए सबसे पहले किसी भी चटाई, दरी या खाली स्थान पर हम भूमि पर बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठ करके दाहिने पैर को बाएं पैर की जगह पर रखेंगे। इसी प्रकार बाएं पैर को दाहिनी जांघ पर स्थिर कर लेंगे। हमारा मेरुदंड जो है यानी बैकबोन जो है वो सीधी रहनी चाहिए। सुविधा के अनुसार हम बाएं पैर को जगह पर रखकर दाएं पैर की जगह को स्थिर कर सकते हैं। अब हम दोनों हाथों की अंजलि बनाएंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और उसे गोद में रखेंगे और नाक के अग्रभाग पर अथवा किसी स्थान पर अपने मन को केंद्रित करेंगे। हम चाहे तो अपने किसी भी इष्ट देवता का भी इस समय ध्यान कर सकते हैं। आरंभ में हम ये जो आसन है 1-2 मिनट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ध्यान मग्न होने की स्थिति या एकाग्रचित्ता की स्थिति बढ़ती है वैसे वैसे हम इस आसन को बढ़ाते चले जाएंगे। यह आसन जो है हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ये प्राणायाम, ध्यान व समाधि के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये हमारी मन की एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है, जठराग्नि को तीव्र करता है, मिर्गी, क्षय, दमा, खांसी के रोगों से हमें सुरक्षित रखता है, कब्ज, तंत्र, निंद्रा या आलस्य आदि को भी दूर करने का कार्य करता है। तो निश्चित तौर पर ये आसन हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक है। अब नेक्स्ट जिस आसन की बात कर रहे हैं वो है शीर्षासन। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, शीर्षासन में शीर्ष का अर्थ होता है सिर या मस्तक, और सिर के बल पर खड़े होने के कारण ही इस आसन को जो है वो शीर्षासन कहा जाता है। इस आसन को जो है योगीचार्यों ने जो है सभी आसनों को राजा का पद भी दिया है। तो निश्चित तौर पर इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण गुण या लाभ छुपे हुए होंगे, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। इस आसन को कपिलासन, वृक्षासन या विपरीत करणी आसन भी कहा जाता है। इस आसन को करने से पूर्व कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे कि भोजन करने के पश्चात कम से कम 3 घंटे तक इस आसन को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना जो है वो बाहर निकल सकता है। इसी प्रकार कठिन व्यायाम या परिश्रम करने के पश्चात भी इस आसन को नहीं करना चाहिए, और जिन रोगियों को कान, आँख, गर्दन या रक्तचाप की समस्या है वह उन्हें भी आसन नहीं करना चाहिए। तीव्र पित्त व्रति वाले व्यक्तियों को भी आसन नहीं करना चाहिए, और यदि आसन करते समय कोई कठिनाई महसूस हो रही है तो बिना किसी मार्गदर्शक के यह आसन नहीं करना चाहिए। शीर्षासन का अभ्यास करते समय गर्दन को झटकना, टेढ़ा करना, झुकाना भी वर्जित होता है। जो कि सिर के बल खड़े होने को शीर्षासन कहा जाता है। ये कठिन आसन है, इसलिए इसको करने से पहले आप सिंपल आसनों का अभ्यास करें, उसके बाद ही किसी व्यक्ति की देखरेख में ये आसन करना चाहिए। ग्रस्त व्यक्ति ये आसन 10 मिनट से अधिक ना करें।
अब देखते हैं हम आसन करने की विधि। तो ये आसन करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी कंबल या मोटे तौलिए की चार तय करेंगे जिससे एक अच्छी सी गद्दी बन जाए। गद्दी की लंबाई व चौड़ाई इतनी अवश्य होनी चाहिए कि हमारे बाजू व सिर उसके ऊपर आसानी से आ सके। अब हम घुटने को मोड़ करके उस गद्दी पर झुक जाएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर कोहनियों तक गद्दी पर टिका देंगे। कोहनियों में कंधों से थोड़ा सा अधिक फासला रखेंगे। सिर के अगले भाग को गद्दे पर टिका देंगे। दोनों हाथों से सिर को सहारा देंगे। अब घुटनों को अधिक से अधिक छाती की तरफ लाकर पीठ को सीधा करेंगे। पाँव का अगला भाग जमीन से स्पर्श करे। इस स्थिति में अपने आप को संतुलित करते हुए हम पाँवों को ऊपर उठा देंगे तथा घुटनों को मोड़कर एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएंगे और इस स्थिति में हम सिर के बल खड़े होने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यास के पश्चात घुटनों तक अपने को सीधा करेंगे। एड़ियाँ नितंबों के साथ ही रहेंगी। इस स्थिति में कुछ दिन रहने के बाद यदि कोई व्यक्ति सहारे के लिए नहीं है तो दीवार के सहारे को लेकर के भी ये कार्य कर सकता है। इस अभ्यास के पश्चात ही हम क्या करेंगे, अपने पाँवों को बिल्कुल सीधा करेंगे और शरीर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। टांगों में किसी भी तरह का तनाव नहीं रहना चाहिए जिससे कि रक्त संचार बराबर मात्रा में हो सके। जितनी देर तक हम आसानी से सिर के बल खड़े रह सकते हैं हमें उतनी देर रहना चाहिए और बाकी का वापस धीरे धीरे नीचे आ जाना चाहिए। नीचे आने के बाद 2 मिनट के लिए हमें शवासन में लेट जाना चाहिए जिससे कि रक्त संचार व नस नाड़ियाँ अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाएं। खाली पेट होने पर ही ये आसन करना चाहिए। यदि हम सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि खाना खाए हुए हमें 3 घंटे से अधिक हो चुके हों, तभी हमें ये आसन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में हमें ये आसन लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। सर्दी में हम ये आसन लंबे समय तक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस आसन के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। योग की दृष्टि से इस आसन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क के विकास के लिए और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए यह आसन बहुत उपयोगी होता है। ये आसन जो है हमारे स्नायु मंडल, रक्त संचार, मांसपेशियों, पाचन संस्थान, जनन अंग, श्वास प्रश्वास, हृदय, विसर्जन संस्थान आदि को शक्ति प्रदान करता है। हर्निया एवं बवासीर जैसे जो रोग है वो इससे ठीक हो जाते हैं। यह आसन बुढ़ापे को दूर रखता है। एक बात और ध्यान में रखने वाली है, यह आसन करने के बाद 5 मिनट तक विश्राम करना चाहिए और उसके बाद कम से कम 1 कप दूध या और थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता हमें ज़रूर लेना चाहिए। ये था आपका शीर्षासन। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्वास्थ्य एवं व्यायाम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद गर्ल्स।